बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अब हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे या जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है मैक्सवेल इक्वेशन के लिए, वो ये है कि साबित ये करना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी है। बताना ये है क्या ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं या नहीं करते। सिंपल ये इतना सा क्वेश्चन है। यानी अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई हो तो क्या उससे मैग्नेटिक फील्ड निकल सकती है, ये हमने बताना है। यानी हमारे पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेव फंक्शन है तो क्या हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड के वेव फंक्शन से मैग्नेटिक फील्ड का वेव फंक्शन मालूम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बस ये सिंपल सी एक बात है। अब इसके लिए आपको पहले तीन बातें खुद से पता होनी चाहिए। नंबर एक, इक्वेशन का पता होना चाहिए कि ये इक्वेशन इसमें इस्तेमाल करेंगे, और ये इक्वेशन आपको पता है मैक्सवेल्स की थर्ड इक्वेशन जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम फैराडे लॉ का नाम देते हैं। तो ये हम इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे फैराडे लॉ। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारे पास वेव फंक्शन है उसे हम इस तरह से लिख लेते हैं जनरल फॉर्म में, E इज इक्वल टू एन यूनिट वेक्टर ई नॉट ई की पावर ये। अब यहाँ पर जी की तरफ जा रही है वेव, इसलिए मैंने जी की सेंस में लिखा। और इसी तरह से बी मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर जो है वो भी इस तरह से लिखा जाएंगे, वेव किस तरफ जा रही है, जी की तरफ जा रही है, इसलिए ऐसा लिखा। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसको हमने नंबर ए कह दिया है, और ये हमने लेफ्ट साइड रख लिया, इसका नाम राइट हैंड साइड रख लिया। ये जो वेव फंक्शन है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के और मैग्नेटिक फील्ड के, इसको हम लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आपको पता है हम एक्स वाई और जी इसकी नोटेशन को साथ लेके आते हैं। तो एन यूनिट वेक्टर के लिए ए एक्स, एक्स के साथ वाई के लिए ए वाई, जी के लिए ए जी। तो ये ए एक्स, ये ए वाई, ये ए जी, और ये ई नाट के साथ ई नाट एक्स, ई नाट वाई, ई नाट जी, और ये तीनों के साथ एज इट इज़ आ गया। इसी तरह से सेम हमने किसके साथ काम कर लिया जी, मैग्नेटिक फील्ड के साथ हमने ये काम कर लिया। अब हमने क्या काम करना है, हमने अब इक्वेशन ए में इनको वन बाय वन पुट करके सॉल्व करके जो है हमने आंसर जो है अपने कलेक्ट करने हैं। तो इस पर्पज़ के लिए देखें, सबसे पहले मैं टेक कर रहा हूँ राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड मेरे पास किसके बराबर है, माइनस पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी। ये माइनस शुरू में एज इट इज, ये हमारे पास आ गया जी पार्शियल ओवर पार्शियल टी। बी की जो वैल्यू है वो यहाँ पे मैं लिख दूंगा। अब बी की ये वैल्यू है, अब ये बी की वैल्यू यहाँ पुट करें तो ये आ जाएगी हमारे पास ए एक्स बी नॉट एक्स ई की पावर आयोटा के जी माइनस ओमेगा टी प्लस ए वाई बी नॉट वाई ई की पावर आयोटा के जी माइनस ओमेगा टी प्लस ए जी बी नॉट जी ई की पावर आयोटा के जी माइनस ओमेगा टी। तो ये हमने सिंपली क्या किया जी, जो बी की स्टैंडर्ड फॉर्म है वेव फंक्शन की वो हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब पार्शियल ओवर पार्शियल टी है, इसका मतलब है हमने क्या करना है, यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव लेंगे हम, हमारे पास ये आंसर कुछ इस तरह से निकल के आ जाएगा। तो ये हमारे पास माइनस शुरू में एज इट इज़, यहाँ पर ए एक्स ऐसे ही रहने दें। अब बी नॉट एक्स ये कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास ई की पावर जो है इसको एज इट इज़ लिखेंगे के जी माइनस ओमेगा टी। अब आप देखें टी किसके साथ अटैच है, की अटैच है, टी अटैच है ओमेगा के साथ। तो यहां पर क्या आ जाएगा माइनस ओमेगा बस, और शुरू में अयोटा भी है तो ये अयोटा हम यहां लिख लेते हैं। चल, तो ये हमारे पास अयोटा आ गया। अब प्लस इसके लिए अगर हम करेंगे तो ये ए वाई बी नॉट वाई ई की पावर अयोटा के जी माइनस ओमेगा टी, और साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस ओमेगा और ये अयोटा जो यहाँ पर ये बाही लगा, प्लस ए जी बी नॉट जी ई की पावर अयोटा के जी माइनस ओमेगा टी, और यहाँ पर मल्टीप्लाई साथ क्या होगा माइनस ओमेगा और ये अयोटा। तो ये हमने बेसिकली यहाँ पर अपना काम जो है ये सिंपल हमने डिफरेंशियल ले लिया अकॉर्डिंग टू टाइम। तो अब ये माइनस पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी, इसको सिंपलीफाई करते हैं तो यहाँ से देखिए हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा,
माइनस ओमेगा आयोटा, ये कॉमन आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको अब कॉमन ले लेते हैं, माइनस ओमेगा आयोटा को। तो एक माइनस ये पहले से मौजूद है, बाहर आ गया माइनस ओमेगा आयोटा, और ये आ गया हमारे पास ए एक्स यूनिट वेक्टर, बी नॉट एक्स और प्लस ए वाई बी नॉट वाई प्लस ए जी बी नॉट जी। और ये वाला जो वेव फंक्शन का डायरेक्शन प्रोपेगेशन को बताने वाला फंक्शन है वो भी हमने लिख लिया, ई की पावर आयोटा के जी माइनस ओमेगा टी। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है इसका आंसर कुछ आ गया फाइनल, इस फॉर्म में माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया ओमेगा आयोटा और ये आ गया ए एक्स बी नॉट एक्स प्लस ए वाई बी नॉट वाई, ये यूनिट वेक्टर है शुरू में, और प्लस ए जी बी नॉट जी, और ये ई की आयोटा के जी माइनस ओमेगा टी। तो ये हमारे पास सिंपल आंसर आ गया जी इक्वेशन ए की राइट हैंड साइड का। अब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन ए की लेफ्ट हैंड साइड को, फिर दोनों को हम आपस में बराबर रख लेंगे। तो ये हमारे पास है जी राइट हैंड साइड। अब चलते हैं इक्वेशन ए की लेफ्ट हैंड साइड को। तो इक्वेशन ए की लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है जी, इक्वेशन ए की लेफ्ट हैंड साइड है डेल क्रॉस ई। अब सबसे पहले डेल की वैल्यू लिखेंगे और ई की वैल्यू हम स्टैंडर्ड फॉर्म वाली लिखेंगे। तो डेल क्या है जी, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, साथ में ए यूनिट वेक्टर एक्स के साथ, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई ए वाई यूनिट वेक्टर, प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी ए जी ये यूनिट वेक्टर। ये डेल की वैल्यू आ गई क्रॉस। अब जो ई हमने लिखना है, ये ई हमने लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म वाला। तो ये क्या होगा, ए एक्स ई नॉट एक्स ई की पावर आयोटा के जी माइनस ओमेगा टी प्लस ए वाई ई नॉट वाई ई की पावर आयोटा के जी माइनस ओमेगा टी प्लस ए जी ई नॉट जी ई की पावर आयोटा के जी माइनस ओमेगा टी। तो ये हमने ई की वैल्यू को और डेल की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट जो हम फाइंड आउट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने का हमारे पास मेथड कुछ ये होता है, इस तरह से हमने डिटर्मिनेंट की फॉर्म बनानी होती है। अब देखें, पहले हमारे पास यूनिट वेक्टर आई जे के लिखने की आदत है। अब हमने आई जे के की जगह पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, तो ए एक्स ए वाई और ए जी ये हमने लिख लेना है। अब पहले है डेल, तो डेल के कंपोनेंट हम पहले लिखेंगे। ये आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, ये आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, ये आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल जी। अब क्या करना है आपने, अब ई है तो ई के कंपोनेंट लिखेंगे। ए एक्स के साथ क्या है जी, ई नॉट एक्स और ई की पावर आयोटा के जी माइनस ओमेगा टी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई नॉट वाई ई की पावर आयोटा के जी माइनस ओमेगा टी। यहाँ पे आ जाएगा ई नॉट जी ई की पावर आयोटा के जी माइनस ओमेगा टी। तो ये हमने डेल और ई जो है उसके कंपोनेंट को डिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर लिख लिया। अब देखिए, इसको आपको सॉल्व करना आता है, ये हम एफएससी से सीखते आ रहे हैं। तो हम ए एक्स लिख लेंगे, ये हम लेफ्ट हैंड साइड को हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर इधर डेल क्रॉस ई ही आता रहेगा साथ में। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए एक्स, ये यूनिट वेक्टर लिख दिया, ये छोड़ दिए, इसके नीचे वाले छोड़ दिए, तो जो बच गया वो लिख दें। ये चार चीज़ें बच गई, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई ई नॉट वाई ई की पावर आयोटा के जी माइनस ओमेगा टी, और इधर बचेगा ई नॉट जी ई की पावर आयोटा के जी माइनस ओमेगा टी, और इधर पार्शियल ओवर पार्शियल जी। तो ये हमारे पास आ गया जी ए एक्स के लिए। अब पहला प्लस में है, दूसरा माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस में, एंड सो ऑन। प्लस में लिखा, अब माइनस में लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ए वाई
क्या है, ये छोड़ देंगे, उसके सामने वाले छोड़ देंगे, ये आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, इसके नीचे आ जाएगा ई नॉट एक्स ई की पावर आयोटा के जी माइनस ओमेगा टी। अब इधर ये आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल जी ई नॉट ई की पावर आयोटा के जी माइनस ओमेगा टी। तो ये हमने वाई वाले को लिख लिया। अब प्लस में आएगा ए वाई सॉरी ए जी आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये जी को लिखे, इसके नीचे वाला छोड़ देंगे, इसके सामने वाला छोड़ देंगे, तो ये चार बचेंगे। ये क्या आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, ये ई नॉट एक्स ई की पावर आयोटा के जी माइनस ओमेगा टी। फिर ये आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स ई नॉट वाई ई की पावर आयोटा के जी माइनस ओमेगा टी। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट को हमने एक्सपेंड कर दिया। अब जब डिटर्मिनेंट को आपने एक्सपेंड किया है तो आपने डिटर्मिनेंट को सॉल्व आउट भी करना है। तो जब इसको सॉल्व आउट हम करते हैं तो देखिए हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा। तो हमारे पास ए एक्स एज इट इज़ आ गया, यूनिट वेक्टर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, माइनस करना है इन दोनों को, तो ये आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल वाई और ये ई नॉट जी ई की पावर आयोटा के जी माइनस ओमेगा टी। माइनस करना है इसको, पार्शियल ओवर पार्शियल जी ई नॉट वाई ई की पावर आयोटा के जी माइनस ओमेगा टी। तो ये हमने पहले वाले को लिख लिया। अब ये माइनस ये ए वाई, अब हम क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स ई नॉट ई की पावर आयोटा के जी माइनस ओमेगा टी, माइनस ये वाला पार्शियल ओवर पार्शियल जी और ये ई नॉट एक्स ई की पावर आयोटा के जी माइनस ओमेगा टी। तो ये ए वाई तक हो गया। अब हमने चलना है ए जी वाले को लिखना है इसके साथ ही, तो वो इसके साथ ही लिखा जाएगा। यहाँ पे स्पेस ख़त्म हो गई तो इस वजह से डेल क्रॉस इसी के साथ हमारे पास आ रहा है आगे प्लस ए जी। क्या आएगा जी ए जी। अब ए जी हमारे पास जो है वो ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे ये, तो ये पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स ई नॉट वाई ई की पावर आयोटा के जी माइनस ओमेगा टी। माइनस करना है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स इसके साथ, तो ये पार्शियल ओवर पार्शियल हमारे पास क्या आ गया जी, ये हमारे पास पार्शियल ओवर पार्शियल, यहाँ पे गलती हो रही है, ए जी आपने ये छोड़ दिया तो ये छोड़ दिया, यहाँ पे पार्शियल और पार्शियल एक्स, यहाँ पे पार्शियल वाई आएगा। सो ये हमारे पास पार्शियल वाई आएगा। अब ये पार्शियल एक्स का, अब पार्शियल वाई ये इस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा ई नॉट एक्स ई की पावर आयोटा के जी माइनस ओमेगा टी। तो ये आपने डिटर्मिनेंट को एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख लिया, यानी हमने यहाँ पर प्रॉपर डिटर्मिनेंट जो है वो एक्सपेंड कर दिया है। तो ये हमारे पास देखें ए एक्स का ये कंपोनेंट, ए वाई का ये कंपोनेंट और ए जी का ये कंपोनेंट। तो हमारे पास इस तरफ है डेल क्रॉस ई, इस साइड पे क्या बचता है अब देखते हैं। अब ज़रा गौर कीजिए, जब मैं y के हिसाब से z का डेरिवेटिव लूँगा तो z जो है y के लिए कांस्टेंट बन जाएगा, तो ए एक्स यूनिट वेक्टर, तो इसका आंसर क्या बच जाएगा सिर्फ यहाँ पर 0 माइनस, अब ये भी z है और ये भी z है, तो यहाँ पर अब डिफरेंशियल होगा, तो हम क्या लिखेंगे इसको ई नॉट वाई और ये e की पावर आयोटा के जी माइनस ओमेगा टी, साथ में मल्टीप्लाई क्या होगा z का डेरिवेटिव z के लिहाज से, तो साथ मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा आयोटा के। ठीक हो गया। अब चलते हैं अगले स्टेप पे, ये माइनस ए वाई यूनिट वेक्टर है। अब हमने क्या करना है, ये देखें x का z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन कांस्टेंट, तो ये अगेन क्या हो गया जी 0 माइनस, अब यहाँ पर z आ गया
और यहाँ भी z है, तो z का डेरिवेटिव z के हिसाब से क्या हो गया 1 आ जाएगा। तो इसको एक्सपेंड करेंगे, ये आ जाएगा ई नॉट एक्स, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड होती है इसलिए शुरू में आ गई, और e की पावर आयोटा के जी माइनस ओमेगा टी। अब इसका डिफरेंशियल लेंगे z वाले का, तो ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा के। अब हम x वाले का लिख चुके, y वाले का लिख चुके, अब हमने z वाले का लिखना है। तो जब z वाले का हम लिखते हैं तो देखें प्लस ए जी, ये z है ये x है 0, माइनस ये z है ये y है तो ये 0, यानी z कंपोनेंट जो है हमारे पास उसमें दोनों फैक्टर ही 0 हो रहे हैं। यानी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव हमारी किस तरफ जा रही थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारी z डायरेक्शन को जा रही थी, तो z डायरेक्शन हमारे पास बचेगी ही नहीं। तो ये हमारे पास डेल क्रॉस ई किसके बराबर रिजल्ट दे देगा हमें, ये हमें आंसर मिल जाएगा माइनस ए एक्स ई नॉट वाई ई की पावर आयोटा के जी माइनस ओमेगा टी, और साथ में आयोटा के यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह से माइनस ए वाई, ये माइनस और ये माइनस हो गई प्लस, तो ये आ जाएगा ई नॉट एक्स ई की पावर आयोटा के जी माइनस ओमेगा टी, और साथ में आयोटा के ये मल्टीप्लाई वैसे ही हो रहा है प्लस 0 और ये ए जी। तो ये हमारे पास डेल क्रॉस ए आ गया, यानी इक्वेशन ए का लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये आ गया। यहाँ से कॉमन आयोटा के ले सकते हैं, लेकिन खैर अब हम क्या करते हैं, राइट साइड को और लेफ्ट हैंड साइड को आपस में कंपेयर करते हैं। तो हमें पता है कि हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो इसके बराबर है, तो हम यहां पर इक्वेशन लिख लेते हैं दोबारा। तो डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी। अब आप जरा देखें, आपके पास डेल क्रॉस ई का आंसर है ये वाला, ये लिख ले पहले इधर। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ए एक्स ई नॉट वाई ई की पावर आयोटा के जी माइनस ओमेगा टी, और साथ में ये आयोटा के मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस ए वाई यूनिट वेक्टर जो ए नॉट एक्स ई की पावर आयोटा के जी माइनस ओमेगा टी प्लस ए जी, और इसके साथ है 0। बराबर में क्या रखना है, बराबर में जो हमने इसका आंसर निकाला हुआ है, और वो आंसर ये है हमारे पास। तो ये आंसर जो है हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ए एक्स यूनिट वेक्टर, और साथ में ये आ जाएगा बी नॉट एक्स, और ये ओमेगा आयोटा मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये ओमेगा आयोटा को अंदर इसके साथ साथ लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा ओमेगा और आयोटा। अच्छा, अब यहाँ से आप इसे बाहर ही रहने दें, चलें। ये आ जाएगा ए वाई बी नॉट वाई प्लस ए जी बी नॉट जी, और यहाँ पर हमने ई वाला फंक्शन पूरे का पूरा लिखना है, आयोटा के जी माइनस ओमेगा टी, और शुरू में आयोटा ओमेगा ये हमने रखना है। अब ज़रा देखें, दोनों साइडें चूँकि बराबर हैं हमारे पास, तो यहाँ से और यहाँ से जो कॉमन आ रहा है उसे हम कॉमन लिख लेते हैं। इधर से हमारे पास कॉमन आ गया जी आयोटा और ये के, इधर क्या अंदर बच गया माइनस ए एक्स, और यहाँ आ गया ई नॉट वाई प्लस ए वाई ई नॉट एक्स प्लस ये है हमारे पास ए जी, और यहाँ पर है 0 इधर से, और ये कॉमन आ गया ई की पावर आयोटा के जी माइनस ओमेगा टी। बराबर में हमारे पास है जी आयोटा ओमेगा ए एक्स बी नॉट एक्स प्लस ए वाई बी नॉट वाई प्लस ए जी बी नॉट जी, और साथ में ये फंक्शन आयोटा के जी माइनस ओमेगा टी। ये ई वाला इस ई वाले से कैंसिल, आयोटा इस आयोटा से कैंसिल। अब जो कैंसिल हो रहा था वो हमने कैंसिल कर दिया, जो रिमेनिंग बच गया ये हमारे पास जो के है, इसको हम इस साइड पे डिवाइड कर दें या हम ओमेगा को इस साइड पे डिवाइड कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास किसी एक तरफ आपने इसको डिवाइड कर लेना है। तो जो ट्रेडिशन चलती है मैं उसको फॉलो करता हूँ। तो ट्रेडिशन के मुताबिक हम क्या कर रहे हैं जी,
हम यहाँ पर ओमेगा को दूसरी साइड पे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा ए एक्स बी नॉट एक्स ए वाई बी नॉट वाई ए जी बी नॉट जी। तो ये हमारे पास ओमेगा इधर आके डिवाइड होके ये आ जाएगा के ओवर ओमेगा। तो इधर क्या बचेगा हमारे पास माइनस ए एक्स ई नॉट वाई प्लस ए वाई ई नॉट एक्स प्लस ए जी और ये ज़ीरो। अब आपने क्या करना है जी, आपने अब दोनों साइडों को कंपेयर करना है, कंपेयरिंग बोथ साइड। जब दोनों साइडों को आप कंपेयर करेंगे तो ज़रा गौर से देखें आप, हमारे पास ए एक्स से कट गया तो ये आ गया बी नॉट एक्स, यानी मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस बराबर किसके आ गई, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस। और उसके साथ फैक्टर कौन सा मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके साथ जो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है वो है के ओवर ओमेगा। इसी तरह से वाई वाले को वाई के साथ कंपेयर करें तो ये हमारे पास आ जाएगा ई नॉट एक्स, फैक्टर कौन सा मल्टीप्लाई होगा, के ओवर ओमेगा इज इक्वल टू किसके है जी, बी नॉट वाई के। अब आ जाए ज़रा जी को जी के साथ कंपेयर करें, ज़ीरो है, इधर मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो ही बचेगा। सो बी नॉट जी जो है ये किसके बराबर है, ज़ीरो के। मतलब ये कि मैग्नेटिक फील्ड का जी कंपोनेंट जी के अलोंग यानी कि कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। वजह क्या है उसकी, क्योंकि वेव जी डायरेक्शन को जा रही है। अब के ओवर ओमेगा जो है ये किसके बराबर है, अब के ओवर ओमेगा आपने याद रखना है, के ओवर ओमेगा जो है ये बराबर होता है 1/c के। ठीक है जी, के ओवर ओमेगा हमारे पास 1/c है। तो ये हमारे पास वैल्यू आपने याद रखनी है, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये माइनस ई नॉट वाई ओवर सी, ये वैल्यू आ गई किसकी, बी नॉट एक्स की। अब देखें इसका मतलब है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड एक्स की तरफ है ना, पॉजिटिव एक्स की तरफ, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी वो बेसिकली किस तरफ एग्जिस्ट कर रही होगी, नेगेटिव वाई की तरफ एग्जिस्ट कर रही है। इसी तरह से अगर इसको देखा जाए तो बी नॉट वाई किसके बराबर आएगा हमारे पास, ई नॉट एक्स ओवर सी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का वाई कंपोनेंट। अब यहाँ पर ज़रा गौर करें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर समझने वाली, वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में मौजूद है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में मौजूद है। कौन सा फैक्टर या कौन सा वेक्टर जो है वो स्ट्रॉन्ग है, आया इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। तो आप देखें मैग्नेटिक फील्ड तब मिल रही है जब इलेक्ट्रिक फील्ड को डिवाइड किया जा रहा है, यानी एक बड़ा नंबर है उसको एक नंबर से हम डिवाइड करते हैं तभी दूसरा नंबर आता है। तो इसका मतलब यह है कि ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास छोटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती है। दूसरे पर्सपेक्टिव से इसे ज़रा सोचें तो दूसरे पर्सपेक्टिव से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई नॉट एक्स किसके बराबर आएगा, सी बी नॉट वाई। यानी ये हमें बता रहा है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का पता है तो उस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की वैल्यू को सिर्फ आपने सी से मल्टीप्लाई करना है, तो वो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू की मैग्नीट्यूड आ जाएगी एम्पलीट्यूड की। यहाँ पर भी यही साबित हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर स्ट्रॉन्ग होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, यानी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही वीक होती है। अब ये सारा काम हमने किया है मैक्सवेल इक्वेशन से। अब यही काम एक सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला है उसकी मदद से भी किया जा सकता है, ये जो हमने किया है। तो ये दोनों तरीक़ों से किया जा सकता है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का पता है तो मैग्नेटिक फील्ड आप आसानी से मालूम कर सकते हैं। चॉइस आपकी है कि फॉर्मूला आपने कौन सा अप्लाई करना है। ये पहला मेथड हो गया। अब चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ, और दूसरा मेथड जो है वो बहुत ही सिंपल है। आपने एक बात याद रखनी है कि आपको ये पता पहले होना चाहिए कि वेव जो है वो किस डायरेक्शन को मूव कर रही है। मैं कहता हूं यहां पर मेरे पास वेव जो है वो जी डायरेक्शन को मूव कर रही है। अगर वेव जी डायरेक्शन को मूव कर रही है तो जी डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर क्या इस्तेमाल करेंगे, ए जी।
अब ए जी जो है ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है जो इस्तेमाल होता है जी के लिए। हमने मैग्नेटिक फील्ड मालूम करनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपके पास है तो हम मैग्नेटिक फील्ड को मालूम आसानी से कर सकते हैं। किस फॉर्मूले से? ये फॉर्मूला आपने नोट कर लेना है, ए जी क्रॉस वेक्टर ई ओवर सी। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जो हमने इतना लंबा चौड़ा काम किया 2-3 पेजेस का, वो एक छोटे से फॉर्मूले से भी हो सकता है। तो ये इसका सेकंड मेथड है मैग्नेटिक फील्ड मालूम करने का बाय इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अब हमारी जो प्रैक्टिस है ना बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट की, वो ये है कि हम यहाँ पर आई लिखते हैं, यहाँ पर जे लिखते हैं, यहाँ पर के लिखते हैं। हम कहते हैं आई को जे से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो के आएगा, जे को के से करें तो आई आएगा, के को आई से करें तो जे आएगा। अगर इस ऑर्डर में रहें तो पॉजिटिव में आंसर आते जाएंगे, अगर उलट करें ऑर्डर तो माइनस में आएगी। अब यहाँ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में हम आई जे नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं? आई को ए एक्स, इसको ए वाई, इसको ए जी। बस आपने ये इसमें ख्याल रखना है कि इसमें ये लिखना है। अब आपको ये दोनों वेव फंक्शंस जो हैं इनका पता होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड वेव फंक्शन जो है आपको 2-3 मरतबा हमने लिख लिया, आई होप आपको याद हो गए होंगे। तो ये लिखते हैं बी का मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो है वो क्या है जी? बी का मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ए एक्स बी नॉट एक्स प्लस ए वाई बी नॉट वाई प्लस ए जी बी नॉट जी, और सारे के बाहर आ जाएगी ई के पावर आयोटा के जी माइनस ओमेगा टी। अब ये हमने क्यों लिखा? ये इस वजह से लिखा क्योंकि वेव किस तरफ को जा रही है? वेव हमारी जा रही है अलोंग जी डायरेक्शन। इसी तरह से ए जी ये यूनिट वेक्टर है क्रॉस, इसका अब हमने क्या करना है जी? स्टैंडर्ड फॉर्म पुट कर देनी। तो क्या है वो? ए एक्स ई नॉट एक्स प्लस ए वाई ई नॉट वाई प्लस ए जी ई नॉट जी, और बाहर हमारे पास ई की पावर आयोटा के जी माइनस ओमेगा टी, ये आ जाएगा। डिवाइडेड बाय किससे करना है जी? सी से। तो ये दोनों साइडों पे वैसे ही कैंसिल हो गया, इसका काम हो गया ख़त्म। क्योंकि हमने बेसिकली वेक्टर फाइंड करने हैं, यानी उसकी एम्पलीट्यूड फाइंड करनी होती है अलोंग डिफरेंट एक्सिस। तो हमारे पास इधर आ जाएगा सिंपल ए एक्स बी नॉट एक्स ए वाई बी नॉट वाई ए जी, और ये बी नॉट जी। 1/c एज इट इज़ बाहर रख लेते हैं। अब इनका हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। ई नॉट एक्स ई नॉट वाई ई नॉट जी, ये बेसिकली सारे के सारे क्या हैं जी? ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है, यानी कि ये स्केलर है। हमने सिर्फ वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये ए जी किससे मल्टीप्लाई होगा जी? क्रॉस ए एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा बाहर ए नॉट एक्स प्लस ए जी क्रॉस ए वाई, तो ये आ जाएगा ई नॉट वाई प्लस ए जी क्रॉस ए जी, और यहाँ पे आ जाएगा ई नॉट जी। अब 1/c, यहाँ पर आपके पास ए एक्स बी नॉट एक्स प्लस ए वाई बी नॉट वाई ए जी और बी नॉट जी। अब देखें आपके पास ए जी को जब ए एक्स से मल्टीप्लाई किया जाता है, ये ए जी है और ये ए एक्स है, ए जी ए एक्स से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा? ए वाई। तो इसकी जगह लिख देंगे हम ए वाई, और साथ में ये जो एम्पलीट्यूड है वो ई नॉट एक्स वैसे ही आ गई, प्लस ए जी को वाई से करना है, अब जी को वाई से। अब उल्ट आर्डर में जा रहे हैं हम, इसी को फॉलो नहीं करने, हम रिवर्स में आ रहे हैं। तो ये इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए एक्स आएगा, लेकिन क्योंकि ऑर्डर फॉलो नहीं किया इसलिए माइनस आ जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस ए एक्स और साथ में ई नॉट वाई प्लस जी क्रॉस जी। क्रॉस सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट जो है ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ये बराबर होता है ज़ीरो के। तो ये सारा कुछ ज़ीरो हो गया। अब दोनों साइडों पे ज़रा कंपैरिजन करें। कंपैरिजन करने के लिए पहले इनको थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ए एक्स ई नॉट वाई डिवाइडेड बाय ये सी क्योंकि 1/में है, प्लस ए वाई ई नॉट एक्स
ओवर में क्या आ गया जी हमारे पास सी, और इधर ए एक्स बी नॉट एक्स प्लस ए वाई बी नॉट वाई प्लस ए जी बी नॉट जी। अब ये हमारे पास कंपोनेंट आ गए दोनों साइडों के। अब इनको हमने सिंपली क्या कर लेना है, कंपेयर करना है। जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो देखें ए एक्स वाला ए एक्स वाले से कंपेयर होगा, ए वाई वाला ए वाई से। तो हमारे पास जो बी नॉट एक्स आया था वो किसके बराबर आया, माइनस ई नॉट वाई ओवर सी। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट, यानी एक्स के अलोंग अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये रिलेशन रखती है। और इसी तरह से बी नॉट वाई जो है वो क्या आ जाएगा, ई नॉट एक्स ओवर सी, ये आ जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड का जी कंपोनेंट यानी कि जेड के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, जेड के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज़ीरो होगी, क्योंकि वेव उस तरफ जा रही है। अब देखिए यही काम हमने अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया है उसकी मदद से भी प्रूव किया है, और यही काम हमने इस छोटे से फॉर्मूले से प्रूव कर लिया। तो ये देखें दोनों आंसर अगर आप मैच करें, जो लॉन्ग क्वेश्चन को फॉलो करते हुए किए और ये एक सिंपल से हमने फॉर्मूले को फॉलो करते हुए किया, तो दोनों का आंसर 100% एक्यूरेट आ गया है। ये भी यहाँ पे यही साबित कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर वो ग्रेटर होता है, उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का जो इफेक्ट है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड वो बहुत ही कम होता है। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास ये लाइन ज़ाहिर कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास किसी और डायरेक्शन में सिंपल छोटी सी लाइन को ज़ाहिर कर रही होगी। तो ये था बेसिकली हमारा टॉपिक, जिसमें हमने ये साबित किया कि वेव जिस डायरेक्शन में जाती है उस तरफ उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी नहीं होता और उस तरफ उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वेक्टर की डायरेक्शन भी नहीं होती। और साथ में हमने ये फाइंड किया कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो तो उससे हम मैग्नेटिक फील्ड भी बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड मालूम करने के लिए हम ये सिंपल मैजिकल फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं ये वाला, और या हम क्या कर सकते हैं मैक्सवेल इक्वेशन जो है फैराडे लॉ वाली वो अप्लाई कर सकते हैं। अब ये यहाँ पर फॉर्मूले में ये बहुत ज़रूरी है जो बात याद रखनी है कि जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है उस साइड वाला यूनिट वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो उसकी मदद से क्या होगा, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड या इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ तक हमारा क्विज़ है जी, इसको आप अच्छे से तैयार करें, मेहनत करें। अल्लाह आपका मेरा हम सब का हामी नासर हो। दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए समझ आ जाए लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।